नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। मैं ललित गुरु। सहारा इंडिया के बहुत से डिवीजन हैं, सभी को पता है। लेकिन ये पता कब हुआ, जब सहारा इंडिया से भुगतान नहीं मिला, तब सभी को पता चला कि सहारा इंडिया का कॉमर्शियल अलग है, क्यूसाब अलग है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है। अब है जो मैं आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करना चाहूँगा, जिसकी सुनवाई 26 फरवरी 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली है। और यदि वह सुनवाई सहारा इंडिया के पक्ष में हो जाती है तो यकीन मानो इस लाइसेंस के माध्यम से 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ जमाकर्ताओं का हित भी सुनिश्चित हो सकता है। आप कहेंगे कैसे, ये तो पैसा दिया नहीं, वो पैसा कैसे मिलेगा? तो मैं उसी संबंध में आपको बताना चाहता हूँ कि सहारा इंडिया द्वारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक स्कीम चलती थी। उस समय मौजूदा सरकार ने मतभेद के कारण उसमें त्रुटियां निकाली गई कि सहारा इंडिया है जो इसमें नियमों का पालन नहीं कर रही है और सहारा इंडिया द्वारा इस लाइसेंस को गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। इस तरह की उसमें त्रुटियां निकाली गई। लेकिन मैंने स्वयं सहारा इंडिया में 20 वर्षों तक काम किया है और आज मैं फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पर ही चर्चा करना चाहूँगा कि आखिर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है क्या। तो सहारा इंडिया द्वारा सोसाइटी तो अभी आई, 2010 के बाद काम शुरू किया। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसके पूर्व में सहारा इंडिया ने एक लाइसेंस लिया था और यह लाइसेंस है जो 1998 में दिसंबर माह में लिया गया था। सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यह भारतीय रिजर्व बैंक है जो गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग लखनऊ ने दिया था। और यह भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम की धारा 1934 की धारा 45 IA की धारा द्वारा है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहारा इंडिया को दिया गया था। और इसमें 75 से 87% जो पैसा है जो आपका सुरक्षित था, क्योंकि रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश अनुसार है जो निवेश किया जाता था और भारत सरकार की गारंटी रहती थी वह भुगतान कराने की। इसके उपरांत है जो उस समय जो गवर्नमेंट मौजूद थी और सहारा प्रमुख के बीच कुछ अनबन हो गई और सहारा इंडिया की तरक्की से जलापन सा होना स्वाभाविक था कि सहारा इंडिया जिस तरह से चल रही थी उस तरह से बहुत से कारपोरेट जगत भी परेशान थे कि ये हमसे आगे ना बढ़ जाए। मैं यहाँ सहारा इंडिया की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मौजूदा सत्य है उसी को बता रहा हूँ। तो उन्होंने तरह की इसमें त्रुटियां निकालना शुरू किया गया, जबकि सत्यता यह है कि मैंने इस डिवीजन में काम किया है और सहारा इंडिया द्वारा है जो इसमें 73,000 करोड़ रुपए लिया गया था। अचानक मौजूदा सरकार ने रिजर्व बैंक पर है जो प्रेशर दबाव बनाया और इस लाइसेंस को है जो नियम शर्तें और तेज की गई। कहा गया कि अब इसमें 87 की जगह 90% रखो। सहारा इंडिया ने 90% भी रखा और जब सहारा इंडिया से बोला कि नहीं आपको 100% ही रिजर्व बैंक में है जो सुरक्षित रखना होगा, तब कंपनी ने इस लाइसेंस से हाथ उठा लिया कि भाई ऐसा लाइसेंस किस काम का कि हम 100 रुपये लेंगे और 100 रुपये वापस कर देंगे, तो फिर हम इस लाइसेंस का कहाँ से व्यवसाय करेंगे, कहाँ से इंटरेस्ट देंगे। जून 2011 तक है जो कंपनी ने इस सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड RNBC के तहत है जो 73,000 करोड़ रुपए की राशि जमा प्राप्ति
जमा मतलब राशि स्वीकार की थी और इसे भुगतान का अचानक इस लाइसेंस को है जो उस समय निरस्ती का आदेश दिया गया और 2015 तक है जो इसको जो भी पैसा था वह चुकाने का आदेश दिया गया कि आपने जो भी पैसा लिया है वह जमाकर्ताओं का वापस कर दो, ब्याज सहित वापस कर दो। और हमारे क्षेत्र में जितने भी डिपॉजिटर थे जिन्होंने अपना पैसा मांगा, इसी कंपनी ने पूरा पैसा ब्याज सहित उन्हें वापस किया। अब वो अलग बात है कि छोटे छोटे डिपॉजिट किसी 100 रुपये, किसी रुपये 200 रुपये, ऐसे 2-5 लाख रुपए अभी भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जो खुला था उस समय तक डले हुए थे, क्योंकि कोई दावेदार नहीं था। बाकी सभी का पैसा ईमानदारी पूर्वक इसी सहारा इंडिया कंपनी ने ब्याज सहित दिया था। मेरा भी इसमें डला था, बहुत से कस्टमर थे, सभी का भुगतान मैंने कराया था। अब उसके उपरांत है जो इसको अवधि दी गई कि आप 2015 तक भुगतान करो, लेकिन कंपनी ने 2011 तक ब्याज सहित भुगतान कर दिया था। उस समय न्यूज भी निकल के आई थी कि सहारा इंडिया द्वारा 73,000 करोड़ रिजर्व बैंक से वापस लेने पर है जो रिजर्व बैंक पर लगा झटका स्वाभाविक है, क्योंकि ये तो भारतीय रिजर्व बैंक को देना था, वो कंपनी ने निकाल के दे दिया। एडवोकेट है, एक एडवोकेट मुझे कमेंट करते हैं कि भाई जब फाइनेंशियल में रोक लग गई थी 2015 में तो आपने सोसाइटी में पैसा क्यों लिया। तो ऐसे भी हमारे देश में अच्छे विद्वान अधिवक्ता हैं, तो उनको नमस्कार करता हूं कि हम कर रहे हैं फाइनेंशियल की बात और वो कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो ऐसे भी हमारे देश में अधिवक्ता मौजूद हैं और वह अधिवक्ता भी कंज्यूमर फोरम से जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा वकील साहब मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लगता है मुझे भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आज जो सुनवाई होनी है उसी संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें है जो याचिकाकर्ता है जो यानी पिटिशनर है जो सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, थर्ड डायरेक्टर ओपी श्रीवास्तव, सहारा इंडिया भवन कपूरथला कॉम्प्लेक्स लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये याचिकाकर्ता है। फर्स्ट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेकंड है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और थर्ड प्रतिवादी हैं जो सतीश कुमार सिंह जी हैं। तो ये सहारा इंडिया ने है जो याचिका है जो लगाई है और सर्वोच्च रिजर्व बैंक के विरुद्ध में लगाई है कि उस समय जो निर्णय दिया गया था वह गलत था और यह यथार्थ सत्य भी है। आज जो भी सहारा इंडिया की बर्बादी का कारण है इस लाइसेंस को निरस्त करने के बाद ही बना है। आज जो आंदोलन हो रहे हैं, परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, इसी लाइसेंस के बाद ही उत्पन्न हुई हैं। क्योंकि यह लाइसेंस ऐसा था कि इसमें पैसा समय अवधि पर प्राप्त हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी और इसमें रिजर्व बैंक की गारंटी भी थी, यदि छोटी सी भी शिकायत डालूं तो तुरंत एक्शन होता था। उसके उपरांत जो अन्य डिवीजन है उसका सभी को पता है कि शिकायत नहीं, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश पालन नहीं हो रहे। तो इसमें सहारा इंडिया ने कहने चाहिए जो काम किया ईमानदारी पूर्वक किया और जो भी टीडीएस काटते थे वो ईमानदारी पूर्वक भरते थे और उस समय जो गवर्नमेंट थी उनकी अनबन हुई और उस कारण से वह लाइसेंस जो निरस्त किया गया। अभी इसी लाइसेंस को है जो पुनः चुनौती दी गई है और इन्होंने है जो एक एसएलपी लगाई जाती है कि जब याचिकाकर्ता में कानून का कोई गंभीर बड़ा सवाल शामिल हो या याचिकाकर्ता के साथ घोर अन्याय हुआ हो। तो अन्याय तो हुआ है, सभी को पता है कि आज ये जमाकर्ता हो चाहे सहारा के एजेंट हो आत्महत्याएं कर रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, तो ये अन्याय तो हुआ है। और अगर यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह सहारा इंडिया की याचिका है जो स्वीकार कर लेते हैं तो इसमें
ये मान के चलो कि जो सहारा इंडिया में काम करना चाहते हैं आज भी, और जो जमाकर्ताओं का अविश्वास है, वह प्राप्त करने में समय तो लगेगा, लेकिन जब रिजर्व बैंक की सील लग जाएगी तो यकीन मानो उसमें विश्वास सभी लोग करने लगेंगे। क्योंकि वर्तमान परिवेश में आज बैंकों में भी पैसा सुरक्षित नहीं है। 5 लाख रुपए आपका इंश्योरेंस तक का सेफ है, और इसमें यदि 87% आपकी सुरक्षा की गारंटी रिजर्व बैंक लेती है, तो इससे बढ़ के हमारी समझ से वर्तमान में कोई भी सरकारी सेक्टर है जो सुरक्षा नहीं दे सकता। और मेरे पास इसकी लाइसेंस की कॉपी है, और जो आज सुनवाई होनी है उसका भी मैंने स्टेटस निकाला है। और 26 फरवरी को ये जो दिल्ली में आंदोलन होने जा रहा है, और यदि यह याचिका स्वीकार हो जाती है तो यकीन मानो सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए बहुत अच्छी खबर सामने निकल कर आएगी। इसमें दो मत की बात नहीं है, कोई कुछ भी कहे। कुछ लोग कहते हैं इसमें केवाईसी का पालन नहीं किया गया, तो भाई ये लाइसेंस 1998 में कौन सी केवाईसी चलती थी? 2013 में 51 जिलों में आधार कार्ड है, 1 जनवरी 2013 को लागू हुआ था, 51 जिलों में लागू किया गया था। और पहले बैंकों में भी खाते खुलते थे तो एक फार्म देते थे, भर के जमा कर दो और वोटर कार्ड और फोटो लगा दो, यही होता था। ऐसा अंगूठा वगैरह तो चलता नहीं था कि आप मशीन लाओ अंगूठा से आपकी की वही, तो अभी चलने लगा। जैसे जैसे तकनीकी बढ़ रही वैसे वैसे होता जा रहा है। और जहाँ एजेंटों का सवाल है तो सभी एजेंटों की केवाईसी होती थी जब इंट्रोड्यूस होते थे कोड, सबका डिटेल है जो कंपनी लेती थी, फ्यूचर फंड काटती थी, सभी प्रकार की डिटेल कंपनी के पास उपलब्ध होती थी। जमाकर्ताओं की भी संपूर्ण जानकारी ली जाती थी, जो उस समय मौजूदा नियम थे। अब ये अलग से केवाईसी कहाँ से कर लें, उसमें जो पॉइंट दिए गए हैं वह पॉइंट मैंने भी पढ़े, जो कि तर्क संगत नहीं है और गलत हुआ, ये भी मैं कहूँगा। मैं यहाँ पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गलत हुआ। और उसी का कारण है कि आज चाहे जमाकर्ता हो और चाहे सहारा इंडिया के एजेंट हो, मारी मारी फिर रहे हैं। तो इन्हीं सब विषय में मैंने जो सच्चाई थी, वो जो सहारा इंडिया के फील्ड वर्कर हैं, वरिष्ठ वर्कर हैं और कर्मचारी हैं, वह जानते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ ये यथार्थ सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मौजूदा समय में सहारा इंडिया के बहुत से डिवीजन हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक डिवीजन है, क्यूशा भी एक डिवीजन है, कॉमर्शियल भी एक डिवीजन है। लेकिन ये डिवीजन है जो भारत सरकार द्वारा इनको लाइसेंस तो दिया गया, लेकिन इनका जो पब्लिक से पैसा उगाया गया उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई। इसी कारण से यह सब आज परेशानी उत्पन्न हो रही है। कहने का मतलब ये और यह है कि यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय यदि यह है जो सहारा की याचिका स्वीकार कर लेती है, तो सहारा इंडिया के उभरने की चांस 100% है। और जो गलती हुई, गलती तो की है, तो हो सकता है कि यह एक श्रद्धांजलि के रूप में काम करे। तो मेरा उद्देश्य यही था कि वास्तविक जानकारी से अवगत कराना। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।